Good morning, ninth class. So, till the time in the chapter 3 and 4 combined, we are done with the few topics. We are done with what is atom, we are done with the Dalton atomic theory, and what is atomic number and atomic mass. And in the last class, we have drawn this chart related to the atomic number, elements, symbol, and atomic mass of elements from 1 to 18. Here I have just listed few of them because we're gonna continue some things about elements and their atomic mass and atomic number. So the today's topic is, how do atoms exist? How do atoms exist in our atmosphere? Do they exist individual? Do they exist in combination? How do they? And why they do so? Today we will do that thing. Okay. So the very first thing is the atomic number. In the last class we discussed about the atomic number. The first lane that you have written from 1 to 18 was the atomic number of the elements hydrogen, helium, lithium, beryllium respectively. So atomic number is initially equal to the number of protons in that particular element. जितने उसके प्रोटॉन्स होंगे वही उसका अटोमिक नंबर होगा. कुछ केसेस में लाइक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका अटोमिक नंबर होता है. सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें हर एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका अटोमिक नंबर होता है. वो भी हम देखेंगे आगे क्या मतलब है इस बात का. अगला है एटॉमिक मास. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के एटम में जो होंगे वो उसके एटम का एटॉमिक मास होगा. हम ये कर चुके हैं. ठीक है. अब बेटा इसी बात पे आ जाते हैं. जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 1 है. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 1 है. और हाइड्रोजन का जो मास है वो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ. यहाँ पे चलो लिखा हुआ है हाइड्रोजन का मास भी 1 है. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1 है. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी आपके पास 1 ही है. तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 0 आए. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 0 आए. सिमिलरली अब मैं कार्बन की बात करूं, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास है. प्रोटॉन कितने हुए? 6. न्यूट्रॉन भी कितने हुए? 6. अब हम ये बात करते हैं कि एटम के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एटम का जो स्ट्रक्चर माना जाता है वो ये माना जाता है, एटम है उसके बीच में आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बीच में पर्टिकुलरली आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप रिमूव या ऐड कर सकते हो. इलेक्ट्रॉन एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप रिमूव या ऐड कर सकते हो. ठीक है. तो इसीलिए मैंने इस केस में कहा था कि कुछ कंडीशंस में, एक कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है आपका एटॉमिक नंबर. वो कंडीशन कौन सी है? जब आप ना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो. वो कंडीशन कौन सी है? जब आप ना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो ना ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो. मतलब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है तो मैंने पॉजिटिव लिखा है. और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है तो मैंने नेगेटिव लिखा है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. इसका मतलब ये है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव भी हो सकता है और इसमें बाहर से दूसरा आ भी सकता है. तो अगर हाइड्रोजन अपने एटम की फॉर्म में है, मतलब अकेला एटम की फॉर्म में है, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. बट अगर वो एटम की फॉर्म में नहीं है, वो किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में है या उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन कर दिया है, तब मैं ये नहीं कह सकती कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर.
मैंने क्या बात बोली बेटा, ध्यान से समझना। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इनिशियली कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। बट अगर मैं कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या डाल दूं, तब मैं ये नहीं कहूँगी कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, क्योंकि वो तो आप बढ़ा घटा सकते हो, बट एटॉमिक नंबर तो नहीं घटना बढ़ना चाहिए। तो हम जनरली ये नहीं बोलते कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं। बट आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि जब कार्बन का एक एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, एटॉमिक नंबर भी 6 है। बट अगर इसमें से ले दे लिया कोई इलेक्ट्रॉन तो ये 6 नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक बात समझना बेटा, जो आपके हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में आपके 6 हैं, ऑक्सीजन में आपके 8 हैं, ये एक तरीके से बटे हुए होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। कैसे? ये जो आपका मॉडल है ये हम मॉडल करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, आगे जाके हम ये मॉडल करेंगे कि जो मॉडल हम अपना रहे हैं उसे बोहर्स का मॉडल कहते हैं। बोहर्स एक साइंटिस्ट का नाम है। इस मॉडल में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके आसपास ना ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे सन के आसपास ऑर्बिट्स में प्लैनेट घूम रहे हैं वैसे इसके आसपास ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल्ड होते हैं। तो ये डिसाइडेड होता है कि पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे, तीसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे। ये रूल्स हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। ये रूल्स सारे हम आगे जाके करेंगे, बट अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि ये डिसाइडेड होता है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? तो पहले ऑर्बिट का नाम होता है KLMN, ऐसे नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो पहले वाले में हमेशा 2 आते हैं। अब पहले वाले में 2 आ गए आपके। अब जैसे हाइड्रोजन में तो 1 ही है ना, तो इसमें तो आपका 2 नहीं आ सकता, मतलब इसको तो 2 करने पड़ेंगे, या तो ये बिल्कुल ही 0 कर दे या ये कहीं से एक और एक्स्ट्रा लेके 2 कर दे इलेक्ट्रॉन्स को। सिमिलरली हाइड्रोजन में देखो, 2 पहले वाले में चले गए, 6 में से 2 पहले वाले में चले गए, बाकी बचे हुए 4 अगले वाले में चले गए। दूसरे में L वाले में आने चाहिए आपके 6। कितने आने चाहिए आपके? 6, ठीक है। सॉरी बेटा, आई हैव लाइक मिस रिटन हेयर, 8 आने चाहिए आपके, यहाँ पे 8 आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको 4 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 8 होने चाहिए थे, इसको 4 चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन के केस में 2, 6, यहाँ पे भी इसको 2 चाहिए 8 करने के लिए। भी चाहिए, क्यों चाहिए, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हैं स्टेबल पोजीशंस। ये क्या हैं? स्टेबल पोजीशंस। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये स्टेबल पोजीशन है। अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि पहले शेल में 2 हैं, अगले में 8 हैं, अगले में 8, 18, 18, 32, तो वो स्टेबल है, वो अकेला एग्जिस्ट कर लेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी से रिएक्शन करने की। बट अगर ऐसा नहीं है जैसे इनके केसेस में, तो वो बिना रिएक्शन करे आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब आपको टॉपिक का मतलब समझ आया, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ये अकेले ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इनको किसी ना किसी की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी के साथ जुड़कर एग्जिस्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को एक है, एक और कहीं से चाहिए, या एक ये दे दे किसी को, मतलब बिल्कुल ही फ्री हो जाए। कार्बन 4 हैं, 4 चाहिए ही चाहिए इसको कहीं ना कहीं से 8 करने के लिए। ऑक्सीजन लास्ट वाले में 6, इसको नहीं छेड़ना, ये तो स्टेबल है, ये वाला शेल स्टेबल है, इसको नहीं तंग करना, पीछे देखना है। यहाँ 6 से 8 चाहिए, इसको तो 2 चाहिए ही चाहिए, तो इसको किसी ना किसी से रिएक्शन करनी ही पड़ेगी, ठीक है।
तो इसीलिए जो हमारा ये टॉपिक का नाम है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, अब हम वो डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि किसको कितने चाहिए। अब जैसे हीलियम को देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। हीलियम के पहले एक ही शेल है, उसमें ही 2 हैं, तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हीलियम अपना अकेला हीलियम गैस ऐसे ही कहलाएगी वो, इसको किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम आर्गन का देखो, 18 है, पहले में 2, अगले में 8, अगले में 8, ये भी पूरा 2 8 8, इसको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो मतलब ये जो ऐसी गैसेज हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये कहलाती हैं इनर्ट गैसेस। ये क्या कहलाती हैं? इनर्ट गैसेस। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ये इंडिविजुअली अकेली नेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपके हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको ज़रूरत है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये समझते हैं। सबसे पहली जो फॉर्म है बेटा, वो ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। इट इज़ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bounded with strong forces. That are chemically bounded with strong forces. ठीक है, with strong forces। अब समझो क्या कह रही हूँ मैं। हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम 2 चाहेगा, ये भी 2 चाहेगा। अगर ये दोनों आपस में अपना शेयरिंग कर लें, वो बॉन्डिंग वगैरह हम फिर करेंगे डिटेल में। अगर ये आपस में शेयरिंग कर लें, शेयरिंग का मतलब ये मेरा आपका, आपका मेरा, मेरा तो मेरा है ही, ये इलेक्ट्रॉन इसका तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन भी इसका है, और इसके लिए भी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है ही और ये इलेक्ट्रॉन भी इसका है। क्या बोला मैंने? मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरा है, बट तेरा भी मेरा है। ठीक है, शेयरिंग का मतलब ये होता है यहाँ केमिस्ट्री में, रूटीन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के पास 2-2 हो गए। यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूल बना वो बना H2, जो गैस की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है। जो आपकी गैस है हाइड्रोजन, वो H2 ऐसे फॉर्मूले में एग्जिस्ट करती है। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करेगी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 गैस की फॉर्म में, O2 गैस की फॉर्म में। ठीक है, और देखो आपका O3 ओजोन, ये भी एक मॉलिक्यूल है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो समझ आया आपको? आई होप ये आपको क्लियर होगा। केमिकली बॉन्डेड 2 और मोर एटम्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स में आपका सबसे पहला टाइप जो है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट। हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट आपका क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकते हैं? डिफरेंट। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये अलग हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये आपके हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये 2 फॉर्म में आपके एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं जो खुद में स्टेबल नहीं है। अब आप आर्गन को देखो,
आर्गन तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये आप कहोगे आर्गन गैस का मॉलिक्यूल। आर्गन अगर एज इट इज़ लिखा हो आर्गन गैस का मॉलिक्यूल, H2 लिखा हो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, बट वहीं H लिखा हो तो हाइड्रोजन का एटम। यहाँ मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, यहाँ मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन का एटम। क्लियर। तो आज हमने एक टाइप देखी है कि कैसे आपके एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में शेयरिंग करके, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में शेयरिंग करके या बॉन्ड बना के, केमिकल बॉन्ड बना के शेयरिंग करेंगे या आयंस फॉर्मेशन करेंगे, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।